रिसर्च एप्टीट्यूड मतलब अनुसंधान अभिक्षमता। रिसर्च एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपसे जानने की कोशिश करते हैं कि रिसर्च में आपकी सोच क्या है, आप क्या विचार रखते हैं। तो ये जो रिसर्च वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपसे पूछना चाहता है कि रिसर्च के टाइप्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, है ना। उसके बाद में मेथड ऑफ रिसर्च क्या है, एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हो या डिस्क्रिप्टिव है या हिस्टोरिकल है या फिर क्वालिटेटिव है या फिर क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं। स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्या हैं उसके बारे में भी आपसे पूछा जाता है। थीसिस ऑफ आर्टिकल राइटिंग, यानी अगर आप थीसिस लिखना हो या आर्टिकल लिखना हो तो वो क्वालिटी आपके अंदर कैसी है, तो उसको परखने की कोशिश करते हैं। और रिसर्च एथिक्स, यानी कि आप जब भी कुछ कह रहे हो, लिख रहे हो, तो वो जेन्युइन होना चाहिए, आपका विचार होना चाहिए। चलिए इस पर बात करते हैं और विस्तार से कि क्या होता है ये रिसर्च में। अभी ये सिलेबस से भी थोड़ा सा हम बात करते हैं कि हायर एजुकेशन में अगर आप आना चाहते हैं या एमफिल एमटेक आप कर रहे हो या पीएचडी कर रहे हो या कर चुके हो या फिर आप एजुकेशन के फील्ड में आप आना चाहते हो, तो आपको रिसर्च पेपर पब्लिश करना होता है। तो वहाँ कैसे करते हैं, और साथियों किसी भी देश का डेवलपमेंट, किसी भी देश का विकास वहाँ की रिसर्च पर बहुत निर्भर करता है। जिस देश की रिसर्च बहुत अच्छी होगी वो देश उतना ही जल्दी डेवलप करेगा। तो आइए चलो हम इस पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो अगर आप रिसर्च करना चाहते हो तो आप 20 से 30 आप अपने इंटरेस्ट के, जो भी आपका इंटरेस्ट एरिया है उसके 20-30 आप पेपर पढ़िए। पिछले 10 साल में क्या क्या हुआ है, कौन कौन सी टेक्निक चल रही है आपके इस फील्ड में, उन पेपरों को जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पिछले 10 साल में ये काम हुआ है और उन पेपरों में, उस रिसर्च में ये प्रॉब्लम थी और फ्यूचर में अभी ये काम करना बाकी है। तो वहाँ से आपको पता चलेगा। फिर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से आप अपना टॉपिक डिसाइड कर सकते हैं, फिर अपना रिसर्च कर सकते हैं। और टॉपिक रिसर्च करने के बाद में फिर आप कोई एक शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, शॉर्ट रिपोर्ट बना सकते हैं, एब्स्ट्रैक्ट वगैरह, और आप किसी पीएचडी में जाके एडमिशन ले सकते हैं या फिर कहीं भी उसको पब्लिश करने के लिए भेज सकते हैं। अब रिव्यू पेपर के लिए बात करता हूँ। रिव्यू पेपर के लिए और रिसर्च पेपर के लिए दो टाइप के पेपरों पे मैं बात करता हूँ, एक रिव्यू पेपर और एक रिसर्च पेपर। रिव्यू पेपर अगर आप लिखना चाहते हो तो प्रीवियस ईयर के 20 से 30 पेपर को आप सर्वे कीजिए, उनको पढ़िए और उनमें कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई हैं उन सभी टेक्नोलॉजियों का आप उसमें वर्णन कीजिए। और जब उनको लिख के जब आप लिखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे, उनके बारे में लिखेंगे, जो आपने बैकग्राउंड में जो भी लिखा है, जो पढ़ा है, उन सब के बारे में डिटेल लिखेंगे कि इस पेपर में इस टेक्निक पे काम हुआ है, कौन सी टेक्निक बढ़िया है। तो इस तरह से एक पेपर बना के जब आप रखेंगे और लास्ट में कंक्लूजन करेंगे, फिर रेफरेंस बनाएंगे, एक सर्वे टाइप का एक पेपर बनाएंगे जिसको आप किसी भी कॉन्फ्रेंस में पब्लिश कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। उसको किसी बुक का चैप्टर में आ सकता है, किसी यूजीसी लिस्टेड में आ सकता है, पब्लिश हो सकता है। तो आप उसमें देखेंगे कि किसी भी यूजीसी लिस्टेड में जब आएगा तो वहाँ पे इस तरह से आप जो पेपर को आप वहाँ पे पब्लिश कर सकते हैं। उसके बाद में आपको देखने वाली बात है कि दूसरे पेपर पे अगर हम बात करें तो आपका दूसरा पेपर होता है रिसर्च ओरिएंटेड पेपर होता है। रिसर्च ओरिएंटेड पेपर के लिए आप पहले एग्जिस्टिंग टेक्निक देखते हैं कि अभी क्या चल रही हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम है। उस पे लिखने के लिए आप उसके बाद क्या काम करेंगे, उस पेपर को आप या तो किसी कॉन्फ्रेंस में भेज सकते हो, उसको भी किसी यूजीसी लिस्टेड जर्नल में भेज सकते हो, किसी स्कोपस में भेज सकते हो, किसी एससीआई इंडेक्स में भेज सकते हो और या फिर ट्रांजैक्शन में भेज सकते हो। तो ये कौन कौन से इंडेक्स होते हैं जो भी हम बात कर रहे हैं कि यूजीसी लिस्टेड, स्कोपस और एससीआई इंडेक्स या फिर आपका ट्रांजैक्शन। जब आपका कोई काम अच्छा होता है तो आपका वो काम भले ही वो एनालिसिस टाइप का हो या फिर कंपैरेटिव एनालिसिस हो, तो उसको क्या काम करते हैं, अगर ठीक काम है तो किसी यूजीसी लिस्टेड में वो पब्लिश हो सकता है। उसके बाद में अगर काम थोड़ा और ज़्यादा अच्छा किया है आपने, यानी रिसर्च वर्क है आपने, आपका प्रपोज्ड वर्क है, तो आप वो स्कोपस में पब्लिश हो सकता है। और आपका जो मेथड है वो बहुत यूनिक है, बहुत अच्छा मेथड है और अच्छे से आपने काम किया है, तो आप वो आपका वो पेपर
एससीआई इंडेक्स में भी पब्लिक हो जाएगा। और आपने एक एक्स्ट्रा कोई ऐसा काम कर दिया जो बिल्कुल डिफरेंट काम है, जो मतलब बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है, बहुत ही गवर्नमेंट के लिए यूजफुल है, तो बहुत अच्छे से जब रिसर्च होती है तो वो आपका कहाँ आएगा, आपका ट्रांजैक्शन में पब्लिक होगा, मतलब पब्लिश होगा। जब ट्रांजैक्शन में बहुत अच्छे लेवल का होता है, उसमें हायर क्वालिटी होती है, एससीआई में भी क्वालिटी होती है। जब ये पब्लिश होता है, जैसे कि स्कोपस हुआ या फिर एससीआई इंडेक्स, इसमें भी दो तरह से होता है, एक आपका पेड होता है और एक आपका अनपेड होता है। जब पेड और अनपेड में क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जाता, क्वालिटी सेम होती है पेपर की। फ़र्क इतना होता है कि जो जर्नल होते हैं, जो अच्छे जर्नल होते हैं, उस पेपर का रिव्यू देने में, उस पेपर पे कमेंट करने में, रिप्लाई करने में एक एक साल का वक्त लगा देते हैं। तो क्या होता है कि जब पीएचडी वगैरह में आप होते हो तो आपके पास समय नहीं होता है, तो आपको क्या होता है कि आप अगर उसको जल्दी पब्लिश कराना चाहते हो तो कुछ जर्नल कुछ फीस रखते हैं, वो फीस उनकी पे करनी पड़ती है, तो वो उसको जल्दी उस पर रिप्लाई कर देते हैं, यानी कि जल्दी रिप्लाई करके वो पब्लिश करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। अगर पब्लिश करेंगे तो उनका कुछ चार्ज होता है कि इतने रुपए पेज के हिसाब से वो पैसे चार्ज करेंगे और आपका पेपर पब्लिश हो जाएगा। लेकिन जब आप एससीआई वगैरह अच्छे लेवल में करते हो तो वो पेपर की क्वालिटी मेंटेन होती है, अच्छी क्वालिटी का पेपर होगा तभी ही पब्लिश होगा। ज़रूरी नहीं कि आप पैसा पे कर रहे हो, पेपर आपने बहुत अच्छा लिखा है तभी आपका पब्लिश होगा, अदरवाइज वो पब्लिश नहीं होगा। उसके बाद में देखा जाता है कि इम्पैक्ट फैक्टर क्या है, आपके जो जिस जर्नल में कर रहे हो जो पेपर है उनका इम्पैक्ट फैक्टर देखा जाता है। वो डिपेंड होता है कि आप किस जर्नल में भेज रहे हो। अब कभी कभी इसमें बात करते हैं कि पेपर पब्लिश कैसे होता है या पेपर क्या होता है, पेपर कैसे लिखते हैं। भाई आप जब पेपर लिखना चाह रहे हो, आप प्रीवियस ईयर के 10 साल के क्वेश्चन पढ़ोगे, यानी पेपर पढ़ोगे जो और ऑथर ने पब्लिश कर रखे हैं, उनको देखोगे तो आप बार बार जब पेपर को पढ़ोगे, एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, तो आपको पता चलेगा कि उन पेपर में क्या प्रॉब्लम है या उन्होंने अभी तक पिछले 10 साल में क्या क्या काम हुआ है। फिर जब सबको पढ़ोगे तो देखोगे कि अगर इसके कॉन्सेप्ट को दूसरे के साथ कॉन्सेप्ट में जोड़ दिया जाए तो एक नया काम हो सकता है। जैसे कि पहले टीवी आते थे आपके, कैसे बहुत बड़े बड़े बहुत स्पेस करते थे, फिर किसी रिसर्चर ने ध्यान दिया कि उसको बड़े टीवी को रिड्यूस करके एक पतला सा एलसीडी बना दिया, है ना, फिर एलईडी बना दिया। तो ये बार बार जो मॉडिफाई होते हैं वो रिसर्चर करते हैं, वो एक एग्जांपल था। ऐसे हर फील्ड में अपने अपने तरीके से काम किए जाते हैं। फिर आपको जैसे कि बात करें कि आप जब उन पेपरों को देखोगे अभी करंट में कौन सी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी चल रही हैं, उन टेक्नोलॉजी को करते हैं। फिर आप उन स्कीम को, जो एग्जिस्टिंग स्कीम चल रही हैं, उनके हिसाब से, उन पेपरों के हिसाब से देखते हैं कि इनमें कमी क्या, इनमें काम क्या हुआ, इनमें प्रॉब्लम क्या थी और फ्यूचर में क्या काम करना होगा। तो रिसर्चर उन चीज़ों को देखते हैं। और रिसर्च करते समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम अगर रिसर्चर की होती है तो वो ये होती है कि अगर रिसर्च के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है तो ये ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आप एक अच्छी रिसर्च करना चाहते हो तो आपके पास में प्रॉब्लम होनी चाहिए। प्रॉब्लम मीन्स कि आप करना क्या चाहते हो। लोगों को 6 महीने से 1 साल तक लग जाता है यही जानने में कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कीजिए कि इसका फ्यूचर में क्या स्कोप है, क्या काम होगा, चैलेंजेस क्या हैं, इसमें करने में क्या क्या प्रॉब्लम आएंगी। फिर आपको अपना जो वर्क है उसको प्रपोज्ड वर्क बताना है, अबाउट लिखना है, आपको बताना है, इंट्रोडक्शन वगैरह लिखेंगे। फिर उसके जो उसको बनाने के लिए जो बैकग्राउंड में जो भी लिटरेचर चाहिए वो सर्वे आप लिखोगे। उसके बाद में रिसर्च कंट्रीब्यूशन क्या है, रिसर्च कंट्रीब्यूशन आप बनाएंगे कि क्या रिसर्च कंट्रीब्यूशंस होगा। फिर आप मॉडल बनाते हैं कि मॉडल बनाएंगे किस तरह से ये काम है, कैसे काम करेगा, उस पर एक मॉडल तैयार करेंगे। फिर आप उसके बाद एल्गोरिदम बनाएंगे जो आपका स्टार्ट से लेकर एंड तक जाएगा और वो स्टेप बाय स्टेप बताएगा कि आपका जो प्रपोज्ड वर्क है वो कैसे काम करेगा। एल्गोरिदम के बाद आप फ्लो चार्ट बनाएंगे। फ्लो चार्ट भी वैसे ही आपके काम को स्टार्ट से एंड तक बताएगा फ्लो में कि आप पहले ये करेंगे स्टेप बाय स्टेप, फिर उसके बाद ये स्टेप करेंगे, उसके बाद ये स्टेप। तो फ्लो चार्ट से आप अपने प्रपोज्ड वर्क को भी डिफाइन करेंगे कि आपने कैसे काम किया है। फिर आप जो प्रपोज्ड वर्क करना चाह रहे हो उसके एग्जाम्पल देके बताएंगे।
फिर आप रिजल्ट करेंगे और रिजल्ट और डिस्कशन। ये जो रिजल्ट होगा, ये जो एग्जिस्टिंग जो दूसरों ने टेक्निक बनाई है उनकी टेक्निक को रन करके दिखाओगे, फिर अपनी टेक्निक को रन करके दिखाओगे। दोनों में आप कंपैरिजन करके दिखा सकते हो कि उसका ये काम था और आपने ये काम किया है। अब दोनों में किसका काम बेटर है ये आप रिजल्ट एनालिसिस में और डिस्कशन में बता सकेंगे। फिर अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो ये उसके लिए बहुत अच्छा है। जैसे मैं कंप्यूटर साइंस से हूँ तो कंप्यूटर साइंस के को बिहाफ पे लेके चल रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो साइंस में मोस्टली इसी तरह से काम होता है। फिर आपको सिमुलेशन सेटअप होना चाहिए कि भाई आप किस पे सिमुलेट कर रहे हो, उसका सेटअप क्या है ना। और जो प्रोग्राम कोड लिख रहे हो तो किस पे लिख रहे हो भाई, पाइथन पे लिख रहे हो, मैटलैब पे लिख रहे हो, जिस भी वॉट एवर यू वांट राइट, जिस पे भी आप लिखना चाह रहे हो उस पे आप लिख सकते हो। कि कोई NS2 पे कर रहा है, कोई किसी पे कर रहा है, वो अपनी अपनी चॉइस होती है कि आप कहाँ पे रिजल्ट लेके आ रहे हो, कहाँ सिमुलेट कर रहे हो, पैरामीटर कौन से यूज हो रहे हैं, तो आपको पैरामीटर जो यूज हो रहे हैं वो बताना पड़ेगा। अगर किसी जो भी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी है, स्कीम चल रही है, उससे कंपैरिजन कर रहे हो तो उसके पैरामीटर कौन से यूज हुए हैं, आपके कौन से यूज हैं, तो दोनों में कंपैरिजन करके आप बता सकते हैं। उसके बाद में फिर आप दोनों में कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। कंपैरेटिव एनालिसिस करके आप आराम से बता सकते हैं। फिर आपने जो लिखा है आपका वो सोर्स कोड आपको रन करके एग्जीक्यूट करके दिखाना पड़ेगा कि आपका ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, रन हो रहा है, तो करना पड़ेगा। तो जब आप किसी इसमें एजुकेशन में हायर में आते हो, आपको अपना प्रमोशन चाहिए होता है, तो वहाँ पे इन रिसर्चों की ज़रूरत होती है। तो इस माध्यम से आपसे पूछना चाहता है कि आपको रिसर्च का अनुभव कैसा है। अगर आप अपने अंडर में PhD का भी कोई स्टूडेंट आता है तो उसको PhD कराना चाहते हो तो थीसिस कैसे लिखी जाती है उसके बारे में आपकी नॉलेज को परखने की कोशिश की जाती है। जब अगर कोई रिसर्च पेपर या थीसिस आप लिख रहे होते हो, अगर कोई कंटेंट आप कहीं से ले रहे हो तो आपको उसका रेफरेंस देना पड़ेगा। और उसके बाद जब भी आप कोई पेपर या थीसिस लिख रहे हैं तो आपका प्लेगरिज्म 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेस देन 10% आपका प्लेगरिज्म होना चाहिए। और प्लेगरिज्म आप कहीं से कुछ भी कॉपी करके, कोई भी वर्ड कॉपी भी नहीं करेंगे, टाइप करके भी लिखेंगे तो आपका कोई भी 4 वर्ड या 5 वर्ड इकट्ठा आप लिखेंगे तो वो तुरंत बता देता है सॉफ्टवेयर कि आपने वो वर्ड कहाँ से यूज किए हैं या कहाँ से लिखे हैं, और बाकायदा उनका लिंक आपको बता देगा। तो हम जो टर्निटिन यूज करते हैं वो प्लेगरिज्म चेक करने का, टर्निटिन बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है, हम टर्निटिन से यूज करते हैं और वहाँ से पता चलता है कि अगर कोई भी वर्ड आपने कहीं से लिया है तो आपने कहाँ से लिया है वो सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है। और इसके बाद में क्या होता है कि मुझे लगता है कि आपका ये रिसर्च एप्टीट्यूड यानी कि अनुसंधान अभिक्षमता आपकी समझ आ चुका होगा कि इसे किस टाइप की क्वेश्चन